हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग कुछ जीके के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि वायसराय वायसराय का होता है कार्यकारिणी परिषद। वायसराय का कार्यकारी परिषद, वायसराय का कार्यकारी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य, वायसराय का कार्यकारी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो इनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। क्या नाम है? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन है, वायसराय का कार्यकारी परिषद एक संस्था, एक संगठन है, ठीक है। इसके प्रथम भारतीय सदस्य, भारत के व्यक्ति थे पहले जो कि इनके सदस्य बने थे, ठीक है। तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। इसके बारे में बात किया जाए तो ये एक और सदस्य थे, विधि सदस्य। विधि का मतलब होता है कानून, विधि सदस्य भी थे। ये कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या थे? विधि सदस्य। इसके अलावा कार्यकारिणी परिषद जो था, ये जो कार्यकारिणी परिषद था, इसके सदस्य बनाए गए किस नियम के तहत? तो भारतीय परिषद एक्ट 1909। भारतीय परिषद एक्ट का मतलब कानून, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के अनुसार जो है पहली बार ये भारतीय वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा हमारा क्या कह रहा है, वायसराय पद महारानी के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत शासन एक्ट 1806। यहाँ पर दो चीज, वायसराय क्या है? वायसराय एक पद है। ये क्या चीज है? ये पद का नाम है ना। और ये पद कौन लाया था? किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया महारानी के द्वारा। इंग्लैंड की महारानी होती थी, ठीक है। महारानी के प्रतिनिधि के रूप में, यानी इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वायसराय करेगा। और ये किस नियम के तहत लाया गया? ये लाया गया भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब मैं दो तीन चीज़ों की बात करूँगा। अब उसके बाद क्या हो गया, अभी एक और बात था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। इससे पहले पढ़े थे वायसराय का कार्यकारिणी परिषद, अब है गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद। इसका गठन यानी कब निर्माण किया गया था, कब स्थापना किया गया, कब गठन किया गया? तो ये गठन किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में कौन सा कानून आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल का निर्माण किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में यही गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद जिसको बोला गया, यही चीज। इसी को क्या कहता है इंग्लिश में? इसको क्या बोल सकते हैं? काउंसिल। कार्यकारिणी परिषद यानी काउंसिल। ये हो गया काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले है वायसराय कार्यकारिणी परिषद। ये कौन सा कार्यकारिणी परिषद है? वायसराय कार्यकारिणी परिषद। इसमें पहली बार भारतीय शामिल हुआ था, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। किस नियम के तहत इसको शामिल किया गया था? तो भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के अनुसार जो है पहली बार प्रथम भारतीय को, प्रथम भारत के रहने वाले को, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उनको वायसराय कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य भी थे, कानून के सदस्य भी थे, विधि सदस्य था, उसके भी ये क्या थे? सदस्य थे।
अब आप बात करते हैं कि ये जो वायसराय का पद था, जैसे कि प्रधानमंत्री का पद होता है, मुखिया का पद होता है, तो वायसराय का जो पद था ये किसका नेतृत्व कर रहा था? ये महारानी का नेतृत्व कर रहा था। महारानी कहाँ की थी? इंग्लैंड की। महारानी इंग्लैंड की थी और इंग्लैंड में राज करती थी, और उसका नेतृत्व इंडिया में कौन कर रहा था? तो वायसराय कर रहा था। और ये वायसराय पद जो दी थी महारानी, किस नियम के तहत? तो वह नियम था भारत शासन अधिनियम 1858। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अब बात करते हैं, एक और पद का निर्माण हुआ, गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद। एक संस्था बना, कौन सा? गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं गवर्नर इन काउंसिल। क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। वही बात मैंने यहाँ भी बोला कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो है गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमको लगता है याद हो गया होगा। पहला फिर से एक बार रिवीजन कर लो। वायसराय कार्यकारिणी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किस नियम के तहत? तो भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत। अच्छा, वायसराय पद का चर्चा हुआ, ये पहले पद आया होगा, तो पहले ही आया था भैया। भारत शासन अधिनियम 1858 के अनुसार महारानी का प्रतिनिधित्व वायसराय जो है भारत में कर रहा था। महारानी इंग्लैंड की थी, उनका नेतृत्व यहाँ पर कोई व्यक्ति करेगा, उसका नाम होगा वायसराय, और ये आया था भारत शासन अधिनियम 1858। अच्छा, सत्येंद्र सिन्हा जो थे, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ये विधि सदस्य भी थे। विधि यानी कि कानून, उसके भी सदस्य थे। आगे की बात करते हैं, गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसके सदस्य पहले तो इसका गठन कब हुआ, कब बनाया गया? ये बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और टर्म आगे देखते हैं, 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, पीछे ही हम लोग जा रहे हैं ना। पहले 1909 में वायसराय वाला जो बात था, सत्येंद्र सिन्हा वाला, उससे भी पहले वायसराय पद आया 1858 में। 1858 में वायसराय इन काउंसिल कहा जाने लगा। तो अब ये बात और समझ में आ गया, वायसराय इन काउंसिल, वायसराय इन काउंसिल, इसी गवर्नर जनरल कार्यकारिणी को बाद में वायसराय इन काउंसिल कहा जाने लगा। कब? 1858 में। पहले बना क्या? गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद बना, लेकिन इसका गठन हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। लेकिन उसके बाद जब 1858 ईस्वी आया, उसी समय उसका नाम बदल करके हो गया वायसराय इन काउंसिल। ठीक है, 1858 में। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म आया कि शंकरन नायर जलियांवाला बाग के विरुद्ध वायसराय इन काउंसिल के पद से त्याग पत्र दे दिया। वायसराय इन काउंसिल के पद पर एक थे शंकरन नायर, और ये कब थे? जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जलियांवाला बाग। इस टाइम में शंकरन नायर जो थे वायसराय इन काउंसिल थे, और उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। गवर्नर इन कार्यकारिणी परिषद के प्रथम 4 सदस्य। अच्छा, गवर्नर इन कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पहले जो 4 सदस्य थे, उसमें से जो पहला व्यक्ति था उनका नाम था फिलिप फ्रांसिस। क्या नाम था? फिलिप फ्रांसिस। उसके बाद मॉनसन, नाम भी बहुत अच्छा है, मॉनसन। उसके बाद और क्लैवरिंग, उसके बाद वॉरवेल। तो फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, क्लैवरिंग, वॉरवेल, ये चारों पहली बार इनके 4 सदस्य बने थे। एक होता था इसका जो गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल, उसके 4 सदस्य होते थे। पहला बार जो बना था, प्रथम बार जब इसका स्थापना हुआ था उस समय में, तो उस समय में जो सदस्य बने थे फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, क्लैवरिंग, बॉरवेल, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, ये सारे इनके सदस्य बने थे। तो क्लियर हो गया।
अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1857 में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, बात करते हैं 1857 की, तो इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा चीज बोलते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 1857 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इस समय में जो राजा थे उस समय के, और ये राजा किस वंश के थे? तो मुगल वंश के थे। मुगल वंश के राजा थे जिनका नाम था हमारे लिए बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, उस समय। और इनको जो है पकड़ करके जब ये हार गए थे, हार जाने का मतलब हो गया समर्पण कर देना। जब ये समर्पण कर दिए थे तो इनको जेल भेज दिया गया वर्मा, यानी कि वर्मा में रंगून। ठीक है, ये जगह पर। अच्छा, तो ये बहादुर शाह जफर तो बता दिए। ये बहादुर शाह जफर क्या थे? मुगल वंश के राजा थे। वो भी कौन सा? अंतिम शासक थे। अंतिम मतलब सबसे लास्ट में यही था, इसके बाद कोई नहीं, मुगल वंश खत्म। तो 1857 में इसका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था। बहादुर शाह जफर जो था एक राजा था, तो राजा का राजमहल होगा, राजमहल में इसका कुछ दरबार होगा, और इस दरबार में सारे मीटिंग होते थे। किसका? यही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक तरह से केंद्र था। केंद्र का मतलब सेंटर होता है, ऐसा कोई सेंटर होता है जहां सभी लोग जमा होते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जितने भी लोग थे सब किसके यहाँ आते थे? राजा के दरबार में। कौन से राजा? तो मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। अब बात करते हैं 11 मई 1857। ठीक है, 11 मई 1857 को मेरठ में, ठीक, मेरठ में जो है बहादुर शाह जफर ये बन गया नेता, यानी इसको नेतृत्व दिया गया। ठीक है, 11 मई 1857 में मेरठ में। उसके बाद दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये चूंकि राजा थे, इनको दिया गया ये नेता। कहाँ? इसकी राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली। तो दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत हो गई। ज़्यादा दिन दूर नहीं, 20 सितंबर, 2 से 3 4 5 महीना, 20 सितंबर 1857 को ये अब समर्पण कर दिए, यानी कि हार मान लिए। कब? 20 सितंबर 1857 को। ठीक है, क्या किए? हार मान लिए और क्या कर दिए? समर्पण कर दिए। समर्पण किए दिन को पकड़ के कहाँ भेज दिया था? तो हम बताए थे वर्मा रंगून भेज दिया गया। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और, अंग्रेज लेफ्टिनेंट अच्छा, किसके सामने समर्पण किए? ये जो समर्पण किए थे किस व्यक्ति के सामने? तो अंग्रेज अधिकारी तो होगा सामने। तो अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था WSR हडसन। WSR हडसन के सामने। ठीक है, और इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बेचारे जो वर्मा बहादुर शाह जफर थे, इनका मृत्यु हो गया 1862 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इतना ही था इस सवाल में। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि 1857 में हुआ था पहला स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्रांति का केंद्र जो था वह कहाँ था? इसी राजा का दरबार। इसी मतलब क्या? बहादुर शाह जफर का। ये बहादुर शाह जफर कौन थे? राजा थे, मुगल वंश के अंतिम राजा भी बोल सकते हैं। इनकी मृत्यु 1862 में हुई थी। जब ये हारे थे युद्ध, यानी समर्पण कर दिए थे, तो उस समय इसको जो है वर्मा या रंगून जेल में भेजा गया था। और बात करें आगे की बात, तो मेरठ में जब क्रांति शुरू हुई 11 मई 1857 को, उसी समय क्रांति का नेतृत्व दे दिया गया किनको? तो बहादुर शाह जफर को। और वह दिल्ली से इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं और आंदोलन 3 से 4 महीना चलता है, यानी कि 20 सितंबर 1857 तक। और उसके बाद जो है उनकी हार हो जाती है और वह जो है समर्पण कर देते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी होते हैं उस समय में WSR हडसन, और इसके सामने वह समर्पण कर देते हैं। उसके बाद उनको कहाँ भेज दिया जाता है? वर्मा रंगून। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। हमने 2 क्वेश्चन को खत्म किया। अब देखते हैं दादा भाई नीरोजी पे कुछ चर्चा है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है दादा भाई नेरोजी। ठीक है, नाम से ही लग रहा है ये किस धर्म से थे? तो ये थे पारसी धर्म से। कौन से धर्म से? पारसी धर्म से। दादा भाई नीरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की। कांग्रेस का अधिवेशन होता था हर साल, लेकिन ये 3 बार अध्यक्षता की। 1886 में,
1893 में और 1906 ईस्वी में। ठीक है, कब कब? 1886, 1893, 1906 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, यानी उनकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, क्लियर है। अब है क्या? कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का जो अधिवेशन हुआ था यह कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था और इसी समय स्वराज का स्थापना किया गया था। किस चीज का स्थापना किया गया था? स्वराज का। यहाँ इसी टाइम में स्वराज का स्थापना। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है स्वराज का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। और उस समय में कौन थे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष? तो दादा भाई नेरोजी थे। दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम पारसी थे। प्रथम पारसी थे, यानी पहले पारसी थे जो कि अध्यक्ष बने थे। किसका अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। और कांग्रेस के बारे में बात करें, कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में डॉक्टर ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में। इतना बात तो हम लोग जानते हैं, दादा भाई नेरोजी ने 1886, 1893, 1906 ईस्वी में क्या किया था? अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। इनको पारसी, प्रथम पारसी भी कहा जाता है जिन्होंने की पहली बार अध्यक्षता की थी। इसके अलावा जो 1906 में इसका अधिवेशन जो था कलकत्ता में हुआ था और उसी टाइम में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। दादा भाई नेरोजी के बारे में और बात करें, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता जो था, ये जो कांग्रेस पार्टी है इसकी अध्यक्ष बने थे प्रथम मुस्लिम। कौन? प्रथम मुस्लिम। प्रथम मुस्लिम कौन थे? प्रथम मुस्लिम बने थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। और प्रथम अध्यक्ष बनने वाले पहला अंग्रेज कौन थे जो अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो अध्यक्ष जो थे ये थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। क्लियर हो गया। फिर से इस पेज को क्लियर कर लें। हमने बताया 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उस समय में राजा थे मुगल सम्राट का, मुगल वंश का राजा, जो कि अंतिम मुगल वंश राजा था, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के दरबार में जो था सारे क्रांतिकारी योजनाएं तैयार की जाती थी। सभी लोग आकर के अपना विचार विमर्श करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने का मीटिंग करते थे। आगे बढ़ते हैं तो बहादुर शाह जफर का समर्पण हो जाता है और उसे वर्मा रंगून जेल में भेज दिया जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। और बात करें आगे तो एक डेट दिया हुआ है 11 मई 1857, मेरठ नामक जगह होता है जहां पर उसको लड़ाई का नेतृत्व करता है, यानी नेता बना दिया जाता है और वह युद्ध का नेतृत्व करते हैं 20 सितंबर 1857 तक। और उनकी हार हो जाती है और वो समर्पण कर देते हैं और अंग्रेज अधिकारी के सामने में वो आत्मसमर्पण करते हैं। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था WSR हडसन। ठीक है, और उसके बाद उसको रंगून वर्मा जेल भेज दिया जाता है, जो कि हम लोग देखे 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न जो हमने देखा था दादा भाई नेरोजी के बारे में, दादा भाई नेरोजी पारसी धर्म के थे और वह पहला ऐसा पारसी थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, एक 1886 में, एक 1893 में, एक 1906 में। 1906 का जो अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ था और उसी अधिवेशन के दौरान जो है स्वराज का एक तरह से प्रस्ताव रखा गया था कि अपना ही राज्य हो, अपना देश हो जिसमें हमारा शासन हो। ठीक है, और कांग्रेस के बारे में कुछ बात करते हैं तो कांग्रेस का स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुआ था डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और कांग्रेस का जो था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग डिटेल्स में इसका डिस्क्राइब करते हैं, उसको रिवीजन करके याद भी करते हैं ताकि वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सबसे पहले उनका नाम लिख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है 1925 में 1924 और 25 ईस्वी में, यानी कि इस साल में प्रथम विश्व युद्ध से बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है,
हम लोग इसका सारे सेट को कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोग साथ देंगे तो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। आगे जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये, और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी दिमाग में रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध। और इसी के मध्य में 1924-25 के साल में ये क्या किए थे, 3 वर्ष का निर्वासन सजा के लिए 3 साल का सजा मिला था इसको, 3 वर्ष का सजा मिला था अंग्रेजों के द्वारा, और इनको भेज दिया गया था कहाँ पर? इसको वर्मा भेज दिया गया था। वर्मा सबको भेजा जाता था, वर्मा में रंगून नामक जगह पे। अब इनके बारे में और बात करें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो इनका जन्म जो था ये हुआ था 23 जनवरी को इसका जन्म दिवस भी मनाते हैं, 1897 ईस्वी को। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कटक में हुआ था। कटक कहाँ पर है? कटक उड़ीसा नामक जगह पर, उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा में कटक है ना, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। और इसके बारे में बात करें तो ये जो भाई साहब थे 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा पास की थी। अभी जैसे हम लोग का IAS IPS होता है, उसी समय में ICS था, ICS की परीक्षा में पास किया था 1920 ईस्वी में, ये भी बात हो गया। अब ये उनके बारे में और एक बात करें, 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में, गुजरात का कांग्रेस अधिवेशन था, हरिपुरा जगह है, ये क्या है? जगह का नाम है ना, वहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा 1 साल बाद जस्ट 1939 में कहाँ पर? त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में, त्रिपुरा में था, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, यानी डिफीट कर दिया था, और उसको पराजित करके फिर से अध्यक्ष बन गए थे अगले साल। यानी कि किसको हराया? पट्टाभी सीतारमैया को। और पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के चुने हुए व्यक्ति थे, गांधी जी इनको चुने थे, लेकिन इनकी हार हो गई थी। उसके बाद जो है 1939 में ही अप्रैल महीना में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अप्रैल मंथ में ही ये अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था, ठीक है, क्योंकि ये गांधी जी के व्यक्ति थे और इस चीज़ से हो सकता है इनको तकलीफ हुआ हो। अब फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जिसका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा राज्य में, और ये जो थे 1920 ईस्वी में ही ICS की परीक्षा पास किए थे और उन्होंने नौकरी नहीं की थी। सुभाष चंद्र बोस को जो है 1924-25 ईस्वी में 3 साल का सजा दिया गया था। ये वर्मा रंगून चले गए थे, बाद में वहाँ से वो भाग गए थे, और ये 1924-25 जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हुआ था ये घटना। 3 साल का इसको सजा मिला था। बात करते हैं 1938 की, तो उस समय में ये हरिपुरा कांग्रेस में अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा जो है गुजरात राज्य में है, कहाँ पर? ये गुजरात राज्य में हरिपुरा है, वहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, उसमें ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट साल यानी अगले साल जो है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में जो है पट्टाभी सीतारमैया इसके खिलाफ थे, जिनको गांधी जी ने उम्मीदवार बनाया था, और उनको हरा करके फिर से अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन आपसे कुछ विचारधारा के नहीं मिलने के कारण इन्होंने क्या किया? अप्रैल 1939 में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, यानी कुछ ही दिनों के बाद। तो ये सारा कहानी था इसमें। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें ऐसे पढ़ने से फायदा क्या है कि हम लोगों को याद हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर बात करते हैं महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु। महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रानाडे, और इसके गुरु कौन थे? MG रानाडे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रानाडे। MG रानाडे के बाद जो है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, यानी कि अब यहाँ से बात करते हैं विनोबा भावे। हाँ, अब क्लियर हो गया। विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। दिमाग में बैठ गया होगा। एमजी रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के शिष्य थे विनोबा भावे। ठीक है, ये सारे के सारे व्यक्ति थे। ठीक है, एमजी रानाडे की बात करें, ये पुनर्जागरण का अग्रदूत था। पुनर्जागरण में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, महिलाओं का सम्मान देना, महिलाओं को अपना अधिकार के लिए लड़ना, लोगों को जो है कुरीतियों से बचाने के लिए उनको उनके बारे में बताना, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पुनर्जागरण के अग्रदूत थे पश्चिमी भारत में। और उसके बाद उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की थी। क्या किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कब? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी एमजी रानाडे ने। इन्होंने पुनर्जागरण का भी अग्रदूत माना जाता है, इन्होंने पुनर्जागरण का भी काम किया था। अब आगे बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, चूंकि महात्मा जी के गुरु थे। महात्मा जी को जो है दक्षिण अफ्रीका में पहले महात्मा गांधी रहते थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस इसको भारत बुलाया और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया इसको। उसके ऊपर और की बात करेंगे तो क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले कैसे थे? उदारवादी व्यक्ति थे, स्वभाव इसका मृदु था, न्यायप्रिय थे, कानून में विश्वास करते थे। उनका पूर्ण विश्वास था कि देश में राजनीतिक उत्तेजना और बवंडर से नहीं हो सकता है, बल्कि वह प्रेम से अपनी बातों को मनवा सकते हैं। और इसी विशेषता के कारण, चूंकि ये भी मारपीट के समर्थक नहीं थे, और इसीलिए गांधी जी ने इसको अपना गुरु माना और उनके कहे हुए बातों पर आगे बढ़े। और आज तो देख रहे हैं हमें आज़ादी भी मिले। कहानी हमको समझ में आ गया है कि भैया विनोबा भावे के गुरुजी महात्मा गांधी जी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी एमजी रानाडे को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। एमजी रानाडे ने क्या लिखा है? पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था 1870 ईस्वी में। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी थे, समभाव थे, सबके लिए समान भाव रखते थे, मृदु थे, मृदु का मतलब अच्छा बोलने वाले, मीठा बोलने वाले थे, न्यायप्रिय व्यक्ति थे, तो न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उसका पूर्ण विश्वास था कि उत्तेजना से नहीं, बवंडर से नहीं, बल्कि जो है अपनी पवित्रता से, अपने साधन से हम देश से अंग्रेजों को भगा सकते हैं। और इसी विशेषता के कारण गांधी जी इसके फैन हो गए थे। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लिए अच्छे तरीके से। हम जो पढ़े हैं वो कभी भूलेंगे नहीं, इस चीज़ को भी याद रखना है। सवाल यदि परीक्षा में पूछे गए तो हम तो उसका जवाब जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं, माउंट आबू की बात करते हैं। तो चलिए माउंट आबू की बात करते हैं। माउंट आबू ऐसे प्रश्न एक पूछा गया था कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला, तो अरावली पर्वत श्रृंखला होता है। ये माउंट आबू कहाँ पर है? ये माउंट आबू जो है अरावली पर्वत श्रृंखला में है। मान के चलो कि ये क्या है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, ऐसा करके इसमें इस तरह से ये पूरा का नाम अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। लेकिन इसी में से एक चोटी है जिसका नाम है माउंट आबू, एक पर्वतीय स्थल है जिसका नाम है माउंट आबू। सर्वोच्च चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू पर स्थित है, गुरु शिखर। और इसी माउंट आबू में सबसे ऊंचा शिखर जो है, इस माउंट आबू में सबसे ऊंचा शिखर जिसका नाम है गुरु शिखर। इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। अरावली के बारे में कहा जाता है सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद शिवालिक, ये तो हो गया अरावली की बात। एक है शिवालिक सबसे नया है, सबसे नया। हिमालय के बारे में बात करेंगे। हिमालय क्या है? वलित पर्वत है जो नया पर्वत है। हिमालय वलित पर्वत है, हिमालय नया पर्वत है, सबसे नया है शिवालिक या हिमालय। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एक पर्वत श्रृंखला है एंडीज। एक कौन है? एंडीज।
अभी देखिए जैसे कि ये अरावली है, ये क्या है, बहुत सारे पहाड़ है, इसको क्या बोले, अरावली पर्वत श्रृंखला। उसी तरह से एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और ये जो है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला, कौन सा, सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला इनको कहा गया, एंडीज को, एंडीज को। क्लियर है। फिर से एक बार बात करेंगे, ये हो गया हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला, उसमें है माउंट आबू पर्वत, उसमें से सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, यानी कि 1722 मीटर। अब बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, बात तो हो गया, जो कि सबसे पुराना है और सबसे नया है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ये पूछता है परीक्षा में, इस बार पूछा भी था, सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। हिमालय वलित पर्वत है या नया पर्वत है। क्लियर है। अब एक और बात बता दिया कि एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो अरावली पर्वत श्रृंखला के जैसा ही है दक्षिण अमेरिका में, और यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। अब है क्या कि हमारा जो अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, तो इसमें दो चीज है। इसमें क्या कहा जाता है, एक बैरियर होता है, जब दो चीजें आपस में मिलती है तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखा गया है। ठीक है। अब जैसे कि इधर है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये हो गया अटलांटिक महासागर। और इस बारे को इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर। इधर हो गया अटलांटिक सागर, इधर हो गया भूमध्य सागर, और इसके बीच वाले पोर्शन को इसका नाम दिया गया जिब्राल्टर जल डमरू। इसका नाम क्या दिया गया, जिब्राल्टर जल डमरू, जिब्राल्टर जल डमरू, जिब्राल्टर जल डमरू। ठीक है, क्लियर हो गया, याद हो गया। अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर के बीच वाले पोर्शन को जिब्राल्टर जल डमरू कहा गया, जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। कौन जोड़ती है, जिब्राल्टर जल डमरू अटलांटिक और भूमध्य को आपस में जोड़ती है। तो आज हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और टॉपिक पे चर्चा करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद।